मिलेगा ईसीएचएस में मौका, आप भी बन सकते हैं ओआईसी, आप भी बैठ सकते हैं जिला सैनिक बोर्ड में। और ये डाटा मांगा है, और डीजीआर के अंदर आपको भी मिले पेट्रोल पंप और आपको भी मिले सीएचडी, यानी आपको अब कमांड करने का मौका मिले। यदि आप जेसीओ यदि आप पढ़े लिखे हैं तो सीधा संदेश अपना बायोडाटा जो आपको ईमेल आईडी में भेज रहा हूं वीर बहादुर सिंह की, उस पर भेजिए, क्योंकि उन्होंने डीएसडब्ल्यू यानी सैनिक कल्याण विभाग के यानी आईएस चंद्रा साहब से सीधी बातचीत की। और उसके बाद आप देख सकते हो उसका ट्विटर हैंडल भी मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने लगातार रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बात की कि जवानों के साथ चाहे सेवादारी की प्रथा हो, सीएचडी ईसीएचएस कोई भी समस्या है तो हमारे संज्ञान में लाई जाए। और सारी समस्याओं को लेकर वीर बहादुर सिंह ने उन्हें बताया कि नॉन फाइनेंशियल जो इशू है वो ये बहुत बड़ा भेदभाव अंग्रेज के जमाने के जो आदेश हैं अब वो शायद फीजेबल नहीं है, समय आ गया है और आर्टिकल संविधान के हिसाब से आप बदलाव करिए। एक एक बिंदु को आप पूरा हमारा उनका इंटरव्यू देखिए। धन्यवाद दोस्तों। सोल्जर बोर्ड अधिकारी अफसर ही क्यों, ये तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया है और उसमें कोई भी जवान फुलफिल करता है, चाहे वो आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी, किसी रैंक का हो। इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स था सर? अरे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। मैंने कहा कि आर्टिकल 14, 15 और 16 का वायलेशन, आप इस वायलेशन करते हुए रूल कैसे फ्रेम कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा कि आर्टिकल 309 का भी वायलेशन है, आपने पर्सनल सैंक्शन कहीं लिया ही नहीं, आर्बिट्रेटरी इलीगली आपने एक बर को रिजर्व कर दिया। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ दिया? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट है, प्रोविजंस हैं, 14, 15, 16 पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि आप मुझे लिस्ट पुटअप करिए। मुझे उनकी बातों से ये लगा कि इन लोगों ने, अफसरों ने गलत फीडबैक दिया होगा, साहब ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ये सक्षम नहीं है करने में। तो उन्होंने तुरंत मेरे से कहा कि मैं पॉलिसी बदल दूंगा, आप मुझे लिस्ट करो। और ये मैं आप सभी पुलिस सैनिकों से अपील करना चाहता हूँ, ये मील का पत्थर साबित होगा। जितने भी टैलेंटेड एक्स सर्विसमैन है, योग्य एक्स सर्विसमैन है, आप बाहर आए। अगर इसको हम लोगों ने सफल करा दिया, अपॉइंटमेंट करा दिया, तो बहुत चीजें आपके हाथ में आ जाएगी। ये इक्वलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। आप नीति निर्धारक, आप लोगों का कल्याण कर पाएंगे, जो आप फेस कर रहे हैं वो दूसरों के साथ नहीं करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने शुरुआत कर रहे हैं। और मैं ये भी बता देता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि पॉलिसी बदलेंगे, अगर नहीं बदला तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा, क्लियरली कोर्ट जाऊंगा। इसलिए जितने भी एक सर्विस में मेरी बात सुन रहे हैं, योग्य हैं, जहां जहां वैकेंसी निकल रही है सेक्रेटरी की, वहां भरिए और अपनी बायोडाटा मेरे को भेजिए। कम से कम 100 से कम बायोडाटा नहीं होना चाहिए। देश में बहुत जिले हैं, 100 कम से कम बायोडाटा भेजिए, ताकि मैं इमीडिएट सेक्रेटरी को दे सकूं कि ये हमारे योग्य एक सर्विसमैन है, डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग लोग हैं। बहुत सारी बातें हुई, हम लोगों ने कहा उसके सामने, बोला हमारे लोग तो बहुत टैलेंटेड है, आईएएस आईपीएस भी हो गए हैं, ये सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी, हमें रोक दिया जाता है, बीइंग सर्विंग लोअर रैंक, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। बोला नहीं होगा, आप मुझे लिस्ट भेजिए। दोस्तों आपने बात सुना, क्या कहा इन्होंने? कहा है कि आर्टिकल का वायलेंस करके इक्वल अपॉर्चुनिटी को जो हमारा अधिकार है उससे हमें वंचित किया गया है। किस लिए? कि शायद हम उतने क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन वक्त बदल चुका है, सब चीजें बदल चुकी हैं। सीधा संदेश आपके लिए, उन्होंने कहा यदि पॉलिसी अमेंड करनी होगी तो करूंगा, पॉलिसी अमेंड करने के लिए मुझे लीगली कोर्ट में जाना होगा तो जाऊंगा। लेकिन इससे पहले जब जो वीर बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे ईमेल आईडी के ऊपर आप अपना चीजें, अपना बायोडाटा भेजिए, यदि आप कॉम्पिटेंट हैं तो बहुत सारे जिला सैनिक बोर्ड है, वहां पर सेक्रेटरी जो भी वैकेंसी निकलती हैं वो आपके लिए होंगी। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि आगे मैं इस पॉइंट को रखूं तो मुझे कम से कम एटलीस्ट 100 लोगों के जो बायोडाटा हैं, चाहे वो आर्मी से रिटायर्ड है, एयरफोर्स से, नेवी के हैं, तो आप इनका ईमेल और फोन नंबर आप नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप देख सकते हो, ले सकते हो। आईडी भी मैं कर रहा हूं, आप सीधा संपर्क कर सकते हो, क्योंकि ये अवेयरनेस का युग है। अवेयरनेस ही जरूरी है। जब तक हम जानते नहीं है, हम भटक रहे हैं, हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। बहुत होगा इस्तेमाल, पहले चीजों को समझो, जानो, जागो, फिर आगे बढ़ो। दूसरा आपने सीएचडी ईसीएचएस और इसके बारे में जो कहा आपने कि नॉन फाइनेंशियल हमारे मैटर है कि कैंटीन में अलग लाइन लगती है, बड़ा पिंचिंग होता है। एक सोल्जर है, वो भी 70 साल का हो सकता है, यदि वो लाइन में लग रहा है और एक लाइन है उसमें सिर्फ 2 लोग खड़े हैं, एक लाइन में 50 खड़े हैं और 91 नंबर पर एक सीनियर सिटीजन है। भले उसका रैंक न तो ऑनरी कैप्टन है, न लेफ्टिनेंट है, उसको कोई प्रिविलेज नहीं है, सिर्फ वो सीनियर सिटीजन है और वो लेफ्ट नाइक से है। आप क्या चाहते हो कि वो 50 वाली लाइन में खड़ा हो या जहां पर 2 लोग खड़े वहां पर खड़ा हो? मैंने कहा बहुत पिंचिंग है,
ये आर्टिकल 17 का वायलेशन है। अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है और उस पर कानून भी बनाया गया, लेकिन कैंटीनों में अनटचेबिलिटी है। मैंने इसको एबोलिश कराई है। और गुड्स में और गाड़ियों के इंटरटेनमेंट्स में कोई रैंक वाइज नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल होना चाहिए। इस पे उन्होंने कहा कि सीडीए से बात करनी पड़ेगी, और तभी एक बार और उन्होंने रिपीट किया कि अगली बैठक होगी तो सीडीए को भी अप्रोच किया जाए, क्योंकि ये मैटर उनका था। जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि ये कैंटीन्स का मैटर है, तो उनसे बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल जैसे कहा आपने सीडीए से मिला, हमने कहा नहीं, हम लोग सीडीए से मिले नहीं है। तो बोला ठीक है, सीडीए को अप्रोच किया जाए। बिल्कुल दोस्तों, सही है। राइट अब सबकी है, सबका एक फैमिली है, और आप समझ सकते हो कि हम जेसू जवानों का फैमिली और थोड़ा बड़ा होता है, उनका उस तरह न्यूक्लियर फैमिली नहीं होता। तो उसमें किसी को 6 साबुन, किसी को 10 साबुन, ये आज के युग में लगता है आपको इस तरीके से पॉसिबल है कि उसको इतना यूनिट लेकर, उनको उतना यूनिट लेकर, ये सब गुड्स हो चाहे व्हीकल्स हो, सबको बराबर एंटाइटलमेंट होना चाहिए। ये आज की जरूरत है, आज की आवश्यकता है। ये डिस्क्रिमिनेशन को आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो कोई डिफाइन कर सकता है कि उनको लिक्विड क्यों, उनको साबुन ज्यादा क्यों, उनको गाड़ी क्यों? आई थिंक ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं है, लॉजिकल है। बिल्कुल बिल्कुल। ईसीएचएस पे सर, देखिए ईसीएचएस के बारे में बता दूं, बहुत बढ़िया एक तरह का उपलब्धि है सर। हम लोग कह रहे थे कि एनसीओज को भी सेमी प्राइवेट में ले जाएं, सर, और एक ऑप्शन दें कि अगर मैं डिफरेंसेस पे करूं तो मैं प्राइवेट का भी फैसिलिटी अवेल कर सकूं। इस पे उन्होंने कहा कि हम लोग सीजीएचएस का नॉर्म फॉलो करते हैं, तो आप पहली जो अमेंडमेंट हो रही है वो रैंक वाइज नहीं होगी, एज पर सीजीएस पे स्केल के अनुसार होगी। तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे एक नियम बना लेने दो सर, पहले आपको पे स्केल में ले आते हैं। पे स्केल या पे लेवल? पे स्केल, पे लेवल नहीं, पे स्केल भी होगा। ओके। क्योंकि चपरासी भी जो है, सिविल का चपरासी भी है, पे उसकी जो रिटायर्ड होता है, 60 साल सर्विस करता है, ज्यादा हो जाती है, वो सेमी प्राइवेट अवेल करता है। 4th क्लास एम्प्लॉइज गवर्नमेंट सर्वेंट सेमी प्राइवेट, लेकिन एक एनसीओ है, नॉन कमीशन अफसर, वो जनरल वार्ड। तो हमने उनको कहा, तो उन्होंने कहा पहले हमें उनको उनकी तरफ ले जाने दो, पे स्केल के ऊपर ले जाने दो, कितना पे। इसके बाद आपकी ये शर्त भी हम मान लेंगे कि अगर आप डिफरेंसेस पे करते हो तो आप प्राइवेट वार्ड भी अवेल कर सकते हो। मैंने कहा एक कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, हमारी पैसा भी कटता है, अफसर का भी जो पैसा उतना ही कटता है, हमारा भी उतना ही कटता है, जो मेडिकल अलाउंसेस के रूप में। दे आर गेटिंग सेम 1000, वी आर ऑल्सो गेटिंग सेम 1000, दोनों का वो होता है। सिर्फ वन टाइम उनकी इंक्रीमेंट ज्यादा है, तो मैंने कहा वो डिफरेंसेस ले दें, हमें फैसिलिटी अवेल करते, बोले ये भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मैंने सुन लो, इसमें एक और बढ़िया बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है हमारा ईसीएचएस के बारे में, जेसीओ जो है उससे नाखुश है, बिलो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है। दवाई नहीं मिलती, रेफरल में दिक्कत होती है, और जो आईसी होते हैं वो कानून अपनी चलाना शुरू करते हैं। ये बात को एग्री किया, तो मैंने कहा, उन्होंने मेरे से कहा, ये भी सब कुछ सैनिक ध्यान से सुने, कि जिस देश के जिस ईसीएचएस में 70% दवा से कम मिल रही है, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका 70 से मिल रहा है, या कोई और भी अव्यवस्था है, कोई और भी परेशानी है, आप मुझे भेजिए, मैं पूरे देश की कंपाइल करके सेक्रेटरी महोदय को भेजूंगा कार्रवाई की। उन्होंने मांगा है मेरे से कि किस किस ईसीएचएस में दिक्कत है, कहाँ कहाँ दवाई नहीं मिलती है, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे जेसीओ वाले फेस कर रहे हैं, ये सारे कंपाइल करके मुझे भेजिए। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसा कि दोस्तों सीधा कहा है कि ईसीएचएस, हम पहले मिलिट्री हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते थे, लेकिन ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है हमारे लिए। सबसे पहली पहल ये थी, यदि आप एनसीओ हैं और आपको जनरल वार्ड दिया जा रहा है, आपको सेमी प्राइवेट चाहिए, तो उसका जो डिफरेंस है आप पेड करिए, उसकी आप फैसिलिटीज अवेल करिए। दूसरा कहा, यदि आपको कोई चीज़ प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टरों से और वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, लगभग उन्होंने कहा 30% की छूट है, 70% होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बार बार आ रही है और कहीं ईसीएचएस पूरी तरह आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, जैसे कि बहुत सारी डिमांड आ रही है, तो आप जरूर इस पॉइंट को रेज कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि सीधा आप रेज करिए, मैं आगे ले जाऊंगा, और इसके अंदर बड़े बड़े सुधार की जरूरत है, जैसा कि आप भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं आज के युग में, कि हम वहां भी जाकर के बहुत सारा रेफरल के लिए चक्कर लगाएं। एक पेशेंट है और वो किस अपनी हेल्थ कंडीशन में जाता है, उसके पास इतना मूवमेंट करने के लिए नहीं, यदि उसके पास कोई लुक आफ्टर करने के लिए कोई साथी नहीं है, तो अकेला कैसे इलाज कराएगा। ये व्यवस्था जरूरी है कि एक पेशेंट यदि ऑटो पकड़ के ईसीएचएस पहुंच गया
तो आगे सारी जिम्मेदारी वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जो कर्मचारी हैं, वो जो आईसी है उसकी बनती है, न कि वो घर से या गांव से या कहीं से लेके आए। शायद ऐसी हेल्थ सेवाएं तो इससे लोग इसलिए मिनिमम ही उसको अवेल करना चाहेंगे। सर आपकी इस पहल के लिए धन्यवाद सर। हाँ सर, दूसरा लास्ट में सर, आप सहायक प्रथा के ऊपर किस तरीके से आपने सवाल उठाया और क्या रिएक्शन था? मैंने कहा हमारे देश की चारों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं। पहले दो मोर्चे थे, चीन पाकिस्तान का, अब तीसरा मोर्चा भी खुल गया बांग्लादेश का। बिल्कुल सर। और आपकी एक बहुत बड़ी आबादी सैनिकों की अफसरों के घरों में बूट पॉलिश में दूसरे कामों में लगी हुई, डिमीनिंग वर्क में लगी हुई, जिनके उनके मनोबल पर भी असर पड़ता है। मैंने कहा इसको एबोलिश कराइए, ये 21वीं शताब्दी में नहीं हो सकता, ये 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी की बात है। ब्रिटिश चले गए, लेकिन आज भी उस पॉलिसी को फॉलो करके हम राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं, राष्ट्र के साथ हम धोखा कर रहे हैं। हम राष्ट्र की सेवा में जो सैनिक लगे हुए हैं उनको अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे घुमाने में, कुत्ते घुमाने में। मैंने कहा इट शुड बी एबोलिश। तो तभी उन्होंने सीडीएस की बात कही कि सीडीएस का मैटर है, सीडीएस की बात की। दूसरा मैंने एक और आपको बता दूं कि मैंने कहा कि संगठनों को एएफटी में परमिशन होना चाहिए। मैंने हाई कोर्ट परमिट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, एएफटी नहीं करती। इससे क्या होता है कि संख्या बढ़ती है केसेस की, और दोनों पक्षों का, सैनिकों का और गवर्नमेंट का लॉस होता है। तो इसमें संगठनों को परमिट करें, और जिस केस में एक ऑर्डर हो जाता है उसमें जनरल ऑर्डर करें सिमिलर केसेस के लिए, ताकि जवानों को बार बार कोर्ट का चक्कर ना करना पड़े, उनकी जेब ढीली ना हो जाए, आईएएस चेकर पे भी बोझ कम पड़े। ये बात भी हमने उनके संज्ञान में लाई है। इसके अतिरिक्त हमने ये भी कहा है एएफटी का वेबसाइट सही काम नहीं करता, हाईकोर्ट सुप्रीम की तरह जो वेबसाइट है वो होना चाहिए, केसों की पूरी डिटेल हमें उपलब्ध होना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने चेयरमैन से बात किया, इस दिशा में काम कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि जो आपका पीसीडीए का वेबसाइट है वो काम नहीं कर रहा है, सर्कुलर उसमें पोस्ट नहीं हो रहे हैं। जब से स्पष्ट आया हुआ है तो हम सर्कुलर कहाँ से लें सीडीए का, तो आप उसको अब चालू करवाइए। बिल्कुल दोस्तों, कि हमें भी जानकारी चाहिए। यदि आप वेबसाइट पे नहीं रखोगे तो हम जानकारी कहाँ से लेंगे? और ये जानकारी के लिए उन्होंने कहा एएफटी का जो भी केस है उन्हें संगठन को आप परमिशन दीजिए, और संगठन यदि किसी केस को जीत जाता है तो वो सब पर, सैनिकों के लिए सिमिलर चीजें हैं तो सिमिलर लोगों पर लागू होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जैसे आप पीसीडीए के बारे में आप समझ सकते हो कि इस पर शायद तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत सारे सर्कुलर हैं जो इंप्लीमेंट हो गए लेकिन आपकी साइट पे नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा आप दिशा निर्देश जारी करिए अपने आप को सर। अब आगे सर, आगे क्या कहा ये व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि ये सुन लिया, कहीं कहा कि सीडीएस साहब को बात करेंगे, कहीं का रक्षा मंत्री जी को कन्वे करेंगे, और कहीं का कि जो आपने हमें ड्राफ्ट 12 मार्च और 6 अगस्त का मेमोरेंडम दिया है उसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। फर्दर क्या होगा सर, इसके बारे में बताओ। देखिए, हमारे मेमोरेंडम को उन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी को दे दिया। देखिए इसमें क्या है, अगली उन्होंने कहा कि अगली बैठक जो है डीजी उनकी तरफ से ही, सेक्रेटरी की तरफ से ही मांगी जाएगी रक्षा मंत्री से। उन्होंने कहा कि जो रक्षा मंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी उनसे बात करिए। उसने ज्वाइंट सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिया, एक मीटिंग करिए जिसमें सीडीएस को भी बुलाया जाए और सारे इशू वहां पे डिस्कस हो, क्योंकि जो पॉलिसी के इशू हैं या जो दूसरे भी महकमे के इशू हैं वो ये सेटल नहीं कर सकते, वो सेटल करें। साथ में उन्होंने कहा कि एक आप अपील करिए अपने संगठन के लोगों को कि एक पेड़ जरूर लगाएं। मैंने आपके माध्यम से भी अपील कर देते हैं, एक पेड़ जरूर लगाएं। जबरदस्त पहल है ये, जिससे इन्होंने बात किया है, ये तो उनकी सोच यहाँ पर है सैनिकों के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं दिल से बात हुआ है। और बिल्कुल सीधा सीधा कहा है कि आगे क्या होगा आप जानना चाहते हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब को इनके जो मेमोरेंडम में दिए गए हैं, और उनसे उन्होंने कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर है उनके पर्सनल सेक्रेटरी से बात करके सीडीएस साहब को, जिससे जो मामले रखे गए उनसे संबंधित जो भी उनके डेलीगेट्स हैं वो आएंगे और आगे की मीटिंग होगी। अभी मैं सीधा एक कॉमन सवाल के लगभग मैं ये बात करना चाहता हूं कि एफबीए अभी अर्जुन साहब से मेरी बात हुई आपके बाद, क्योंकि सबसे पहले आपसे बात हुई और दूसरे तीसरे संगठनों से ही बात हो रही। यदि ऐसी चीजें नहीं आती हैं तो हम क्या OROP-3 की घोषणा के बाद हम बिल्कुल जंतर मंतर या रामलीला मैदान का रुख कर सकते हैं सर? आपकी क्या प्लानिंग है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखिए हमने तो अपने वीडियो में कहा है कि हम लोग पहले गवर्नमेंट से पास जाएंगे, भैया क्या कर रहे हो आप हमारे केस, पहले कनेक्टिविटी बना के रखेंगे। ये ऑप्शन हमने खुला रखा हुआ। मैंने सितंबर का समय दिया था कि कुछ बात नहीं बनती है तो आंदोलन करेंगे।
लेकिन अभी अभी जो है कुछ बातें एग्री किया हुआ है, तो हम लोग उसका भी आंदोलन का भी खुला ऑप्शन रखा हुआ है। तो वहां पे इनफॉर्मली बता भी दिया गया था कि हमने 6 अगस्त को वहां रैली किया था, पद यात्राएं की थी, 12 मार्च को किया था। ये उनको कन्वे अशोक ठाकुर ने कर दिया था, मैं भी गया था। और बड़ी संख्या में आक्रोशित लोग हैं, तो आप इस पे कुछ करिए। एक और मैं आपसे कंक्लूड करूंगा। देखिए, जो मैंने कहा, एक सर्विसमैन अपना जो सोल्जर बोर्ड के सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, जो हैं, समझते हैं, अपना बायोडाटा जरूर दें। ये हमें ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपने किला फतह कर लिया तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, आप सेल्फ रूल कर सकते हो भाई। हमारी अपने नियम कायदे कानून को लागू कर सकते हो। जो हमें परेशानियां फेस हो रही है, परेशानी फेस नहीं होगी। इसके बाद मैं ओआईसी पे भी नजर डालूंगा, ईसीएचएस के ओआईसी का, वो भी मैंने दिखा दिया था पिछले सेक्रेटरी को, रूल भी, कागज भी दिया था। मेरे ओरिजिनल कागज भी रखे हुए हैं और मंत्रालय में, दोबारा जाऊंगा तो लेके आऊंगा कि वो भी एक सर्विसमैन अफसर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आर्टिकल 14, 15, 16 को इम्प्लीमेंट करा के रहूंगा। अगर ये नहीं करेंगे तो कोर्ट भी जाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमने अपना बायोडाटा इनको भेज सकते हैं। आप बिल्कुल, आपको कनेक्टिविटी बनानी होगी, जुड़ना होगा। मात्र देखने से और मात्र कमेंट्स करने से नहीं होगा, आपको जुड़ना होगा। आप सोशल मीडिया से सही डायरेक्शन में जुड़िए। यदि आप और एजिटेशन की बात कही तो खुला ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा पीछे जो हमने संघर्ष किया है, रामलीला मैदान पे, जंतर मंतर पर या पद यात्रा, रेवाड़ी, सबके बारे में विस्तृत हमारी चर्चा हुई है। और उन्होंने कहा कि सैनिक आहत हैं, आहत, पहले रोष था, एजिटेशन किया, मांग, सरकार बदल गई, कोई बात नहीं, लेकिन आज आहत है। अंदर से उन्हें लग रहा है कि नहीं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और शायद उन्होंने बोला कि बहुत सारे आर्टिकल का हवाला दिया, उन्होंने कहा इसका वायलेंस है, मैं इसके लिए, इसकी समानता के लिए मैं हमेशा लड़ूंगा। और एक बात और मैं बात कर दूं सर, एक बार और बात कर दूं कि उनके जो स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, आप उनके ट्विटर पे जाइएगा। हमारी मीटिंग को उन्होंने अपने हैंडल से किया है, उसमें देखना जो बड़ी इतना इंपॉर्टेंस दिया है, इतनी वैल्यू दी है मीटिंग की, इसका इतनी बातों को उन्होंने समझा है, तो उसको अपने हैंडल से ट्वीट किया है, वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी का नाम देके। और उसमें देखिएगा जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, मात्र उन्हीं को जगह मिलती है, सबको जगह नहीं मिलती। बहुत 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 बढ़िया, हैंडल को देख लें। तो मैं आप लोगों से 2 अपील कर रहा हूँ। एक, ईसीएचएस में जहां जहां प्रॉब्लम है, अगर आप प्रॉब्लम नहीं भेजोगे तो हमारी बात खराब हो जाएगी, सैनिकों की बात खराब हो जाएगी कि भैया इनको तो प्रॉब्लम नहीं है, तो काम का रेस करते रहते हैं। प्रॉब्लम भेजिए और अपने बायोडाटा भेजिए जो योग्य है उनके लिए। दोबारा फिर कि ईसीएचएस में प्रॉब्लम है, आप भेजिए अपना नाम नंबर लिख के, डरिए मत। और कहीं आपको लग रहा है, अपना बायोडाटा भेजिए। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो स्पोक पर्सन है, मैं सर से लिंक ले लूँगा, मैं शेयर करूँगा इसके साथ। उन्होंने कहा है कि उस पर जो हमारा डेलीगेशन से बात हुई, उनके स्पोक पर्सन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका पूरा डिस्क्राइब किया अच्छे से, आप वो समझ सकते हो। यानी चीज़ें अथेंटिकेटेड हैं, चीज़ें बहुत सारी सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार की बयानबाजी बातें होती हैं, और लाजमी है, सबको फ्रीडम है इस बात की। लेकिन आज आपको जानना है, समझना है और जुड़ना भी है, और जुड़ना भी और साथ भी देना है। यदि आप मोरली साथ नहीं दोगे तो आगे लड़ने वाला, जैसे कहा है कि सेना के ये है, उन्होंने कहा है कि हमने तो कह दिया कि ये अनोमलीज है, और कल ये वो यानी डिफेंस सेक्रेटरी या कोई किसी से इंटरेक्ट होता है, नहीं हम तो बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शब्दों को छोड़ दीजिए। इससे आप अपना नुकसान कर रहे हैं और पीछे जो लड़ाई लड़ रहे हैं और पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं, आप उनका नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ये कॉमन स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से देना है कभी आप इंटरेक्ट होते हो। और सर, आप लास्ट में कुछ भूतपूर्व सैनिकों को और कुछ कहना चाहते हो आपकी तरफ से, प्लीज। मैं यही 2 अपील कर दिया कि भाई सेक्रेटरी अपनी मेरी ईमेल पे भेजिए पर्सनल बायोडाटा, योग्यता अपनी। दूसरा है ईसीएचएस की प्रॉब्लम भेजिए, मैं उसको कंपाइल करूंगा। जितना प्रॉब्लम भेजोगे, क्योंकि आप कहें कि देखिए बातें होती है, लेकिन मुझे एविडेंस चाहिए, ऑथेंटिकेट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको जो बताया जा रहा है, जहाँ लेके जाया जा रहा है, वहां दिखाया जा रहा है जेसीयू तो खुश है। बार बार मेरे को जेसीयू की बात नाम ले रहे थे, तो हम तो आज जेसीयू से मिले, वो तो कह रहे हम तो खुश हैं। तो फिर मैंने वेबसाइट चेक किया, ट्विटर हैंडल चेक किया, मैंने देखा कि सारे अफसर लगे हुए हैं, साथ में वर्दीधारी लोग लगे हुए हैं। तो मैंने यही कहा कि सिलेक्टेड लोगों को आपसे मिलवाया गया, और सिलेक्टेड लोग कहते हैं हम तो बहुत खुश हैं। ऐसा मत करिए, जो ग्रीवेंसीज है किसी दबाव में मत आइए, और अपनी ग्रीवेंसी बताइए अगर कोई पूछता है।
बिल्कुल, उन्होंने कंक्लूड कर दिया। वो ही बात दोबारा कह रहा हूं कि नहीं, जब आपका सामना होता है, आप घर से कहीं जा रहे हो तो चाय पकौड़ा खा के और बाकी ठीक है, नारे हम लगाते हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 30 लाख को, तो जब आप बोलते हो तो नहीं पता है तो नहीं बोलिए सर, बहुत प्रॉब्लम है, नहीं पता है सर, बहुत सारा हंगामा 1.5 साल से हो रहा है जंतर मंतर पर, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आपने देखा होगा आज बात हुई फाइनेंशियल मैटर्स की, नॉन फाइनेंशियल मैटर की, A to Z चीजों पर चर्चा हुई, और आगे का हम आपने बता दिया कि रक्षा मंत्री जी से मीटिंग होगी, और मीटिंग में क्या निकल के आता है, और ऑप्शन खुला है रामलीला मैदान का, ऑप्शन खुला है जंतर मंतर का, वहां भी आपने सहयोग करना है। और सभी भूतपूर्व सैनिकों से इन्होंने सीधा कहा है, इनका ईमेल आईडी है और इनका फोन नंबर है, आप जरूर जुड़ सकते हो। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच सर।